अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन इन आरएलसी सर्किट। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा आरसी एलसी ऑसिलेशंस को, जिसमें हमें पता चला कि एनर्जी एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ही इनडेफिनिट टाइम के लिए मूव करती रहेगी, यानी उसमें लॉस नहीं आएगा, यानी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। तो जब ज़ाया नहीं होगी तो वो आपके पास उसी सर्किट के अंदर ही रहेगी, मगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलती जाएगी। अब आज का जो टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन इन आरएलसी। तो आप गौर कर रहे हैं कि अब हमारे सर्किट में रजिस्टर ऐड हो गया है, यानी कि अब मैं एक ऐसे सर्किट की बात करने जा रहा हूं जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। तो ऐसे सर्किट को हम आर एल सी कहेंगे। तो अब अगर आर प्रेजेंट है, इसका अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो वो जो टोटल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी से मिलके आनी थी, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। यानी कि वो आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो वक्त के साथ साथ अब थर्मल एनर्जी में शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि रेजिस्टर आ गया। तो रेजिस्टेंस आपकी उस एनर्जी को, जो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड या कभी आपस में चेंज होती रहती थी, उसको शिफ्ट करना शुरू कर देगा थर्मल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास सर्किट में जो एल और सी की एनर्जी थी वो ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। तो अब ये जो लॉस आ रहा है एक तरह से एनर्जी में, जो एनर्जी एक फॉर्म से एक थर्मल एनर्जी में जा रही है, तो वो जो चार्ज था, वो जो करंट था, वो पोटेंशियल डिफरेंस वो अब कम होता चला जाएगा एम्पलीट्यूड में, यानी उनकी मिकदार कम होती जाएगी। तो ऐसी ओसिलेशंस को हम डैम्प्ड ओसिलेशन बोलेंगे। तो बात समझ आई? तो जनाब, अब इसका मैथमेटिकल टूल भी मुझे चाहिए कि भाई आपके पास एनर्जी किस फैक्टर के लिहाज से कम हो रही होगी, आपका जो चार्ज किस लिहाज से वहां पे कम हो रहा होगा, करंट भी या पोटेंशियल डिफरेंस भी, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं इस लैंग्वेज में भी। तो जनाब, हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है वो अब आपके पास इलेक्ट्रिक जमा मैग्नेटिक थी, यानी 1/2 क्यू स्केयर बाई सी 1/2 एल आई स्केयर। तो अगर मैं दोनों तरफ पे डिफरेंशियल ले लेता हूं टी के साथ, यानी एनर्जी की चेंज देखता हूं टाइम के लिहाज से, तो अब तो एनर्जी में टोटल एनर्जी आपके पास एल और सी की फॉर्म में नहीं रह रही। तो इसका मतलब डी यू बाई डी टी, तो आपके पास वो इक्विवेलेंट आ जाएगा माइनस आई स्केयर आर, यानी पावर डेसिपेशन इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस आ रही होगी आपके पास। तो आपने डी यू बाई डी टी को इसका मतलब माइनस आई स्केयर आर के पैटर्न पे लिख दिया। ये डी ओवर डी टी ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा, पहले फैक्टर 1/2 क्यू स्केयर बाई सी से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1/2 एल आई स्केयर के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अब आपके पास 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर ले सकते हैं, सी भी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इसी तरह 1/2 एल कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी स्केयर ओवर डी टी आई स्केयर आ जाएगा। तो यहां से इनका डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2q डी क्यू बाई डी टी और 2l डी आई ओवर डी टी। 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस आई स्केयर आर क्यू बाई सी। तो डी क्यू बाई डी टी को हम आई मेंशन कर सकते हैं, एल आई डी आई ओवर डी टी। अब आई आई राइट साइड पे दोनों टर्म्स में है, कॉमन ले लो, तो लेफ्ट साइड में आई स्केयर है तो एक आई से कट जाएगा। तो किस तौर पे आ जाएगी इक्वेशन, माइनस आई आर क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है अगर मैं दूसरे एंड पे कर दूं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ शो कर दूं, तो आई आर बराबर आ जाएगा माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई ओवर डी टी के। तो जनाबे वाला आई हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी है, तो आई की वैल्यू लगाई जा सकती है डी क्यू बाई डी टी आर इज इक्वल माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर। तो अब यहां से दोनों नेगेटिव के फैक्टर दूसरी तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप इक्वेशन किस तौर पे लिख पाओगे, L इज इक्वल टू डी स्केयर क्यू बाई डी टी प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। यानी इक्वेशन आपने दोनों नेगेटिव फैक्टर दूसरे लेफ्ट की तरफ ले गए तो राइट साइड जीरो हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन बनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अब आपके पास एक तरह से
डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, जो बताएगा कि वक्त के साथ साथ जो आपके पास अब डिके आएगा मोशन में, जो कमी आती जाएगी ऑसिलेटर की। तो जनाब अब इस इक्वेशन का मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में एल को डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड से, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, आपके पास डी स्केयर क्यू बाई डी टी आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/LC क्यू इज इक्वल टू 0 के। डेट इज आपने जस्ट एल को डिवाइड कर दिया है। तो अब आपके पास क्या आ गया, आर बाई एल को हम एक नाम दे देते हैं 2 बीटा का, और 1/LC हम जानते हैं ओमेगा स्केयर होता है। तो ये दोनों फैक्टर वैल्यू प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आप इक्वेशन 1 को कैसे लिख पाओगे, डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस 2 बीटा डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा स्केयर क्यू इज इक्वल टू 0 के। अब हम कह सकते हैं सोल्यूशन का जो इक्वेशन है इस शक्ल में आ सकता है, Q इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस प्लस म्यू टी के। तो जनाब अब इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, मेरे पास Q तो मैंने कह लिया, अब मुझे डी क्यू बाई डी टी भी चाहिए और डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर भी चाहिए, यानी इस Q को मुझे 2 दफा डिफरेंशियल करना है ताकि मैं उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस कर सकूं। तो जनाब अब आप इसको Q को डिफरेंशियल करें एक दफा, तो डी क्यू बाई डी टी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आपका A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आप इस E के एक्सपोनेंशियल वैल्यू को लोगे तो आपके पास म्यू बाहर आ जाएगा, तो बाकी फंक्शन वैसे का वैसा ही आ जाएगा ई म्यू टी। तो आपने एक दफा डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाने के लिए फिर एक दफा और डिफरेंशिएट कर दो, तो फिर म्यू एक दफा फिर बाहर आ जाएगा, म्यू स्केयर हो जाएगा, और आपके पास अब आपके पास Q भी मुयस्सर है, डी क्यू बाई डी टी भी मुयस्सर है, और डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर भी मुयस्सर है। ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में प्लेस कर सकते हैं। तो अब आप Q की वैल्यू लगाओगे, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू लगाओगे, डी स्केयर बाई क्यू डी टी स्केयर की वैल्यू लगाओगे, ये तीनों वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे इक्वेशन 2 बन जाएगी इस तौर पे, ए म्यू स्केयर ई की पावर म्यू टी प्लस 2 बीटा ए म्यू ई म्यू टी आ जाएगा, और ओमेगा स्केयर इसमें से ए कॉमन लिया जा सकता है, ए की म्यू टी कॉमन लिया जा सकता है, ये कांस्टेंट दूसरे फैक्टर मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन 3 किस शक्ल में आ गई, म्यू स्केयर प्लस 2 बीटा म्यू प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, इसका सोल्यूशन आ जाएगा u बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a के। तो इसी सोच पे अगर आप देखो तो म्यू किसके बराबर लिखा जा सकता है, माइनस 2 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर बाई 2 के। अब आप इसके 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 नीचे वाले 2 से आप काट सकते हो, तो अब आपके पास सोल्यूशन किस तौर पे आ जाएगा, माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर के। प्लस माइनस होने के नाते आप एक प्लस जब लिखोगे तो म्यू 1 कह लो, जब नेगेटिव लिखोगे तो म्यू 2 कह लो। तो अब इसका मतलब 2 पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए उस इक्वेशन के जो मैंने शुरू में Q सोचा था। तो Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है। तो आप Q1 क्या लिखोगे, A1 e की पावर माइनस म्यू 1 t के, और Q2 क्या लिखोगे, A2 e की पावर म्यू 2 t के। अब आप जो दोनों सॉल्यूशन को सम करोगे तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी। आप यहां से आप A1 e की पावर म्यू 1 की वैल्यू प्लेस कर दो, इस जगह म्यू 2 की वैल्यू प्लेस कर दो। अब आप दोनों फैक्टर्स को अलग कर लो, माइनस बी जो है वो टी मल्टीपल हो जाएगा, इसी तरीके से ये दोनों फैक्टर अलग अलग कर लिए। अब जो आपके पास ई रेस पर माइनस बीटा टी है वो बाहर आ जाएगा, और रिमेनिंग फैक्टर ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, डेट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक तरह से अब इक्वेशन बन चुकी है जिससे मुझे ढेर सारे रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। अगर मैं कहूं कि बीटा स्केयर ग्रेटर है ओमेगा स्केयर के, तो इसका मतलब रेजिस्टिव जो फैक्टर है वो बड़ा है उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो आप चार्ज कहोगे कम होता जाएगा और ऑसिलेटर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा Q0 पे। तो ऐसा अगर कंडीशन आ गई कि बीटा स्केयर बड़ा होगा ओमेगा स्केयर के, तो हम कहेंगे आपका ऑसिलेटर ओवर डैम्प्ड है, यानी कि उसके लिए ऑसिलेशंस को कंटिन्यू करना मुमकिन ही नहीं होगा, वो फौरी रुक जाएगी उसकी ऑसिलेशन। अगर हम कहें ओमेगा स्केयर बराबर है बीटा स्केयर के, तो इसका मतलब आपके पास ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर 0 1 होगा, e की पावर माइनस 0 भी 1 नहीं होगा। तो आप इसे लिख पाएंगे Q इज इक्वल टू ई माइनस बीटा टी A1 प्लस A2। ये कंडीशन है क्रिटिकल डैम्प्ड की, आप क्रिटिकली डैम्प्ड की हम बोलेंगे।
अच्छा जी, तो अब अगर हम बात करें कि भई आपके पास अगर ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो किसके? बीटा स्क्वायर के, तो ये तभी मुमकिन है कि रेज़िस्टिव कंपोनेंट जो है वो लेस हो जाए, जो उसके ड्राइविंग कंपोनेंट है जो उसे चला रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो अब आप ओमेगा स्क्वायर बड़ा है तो नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा हो गया इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो इसका मतलब ये तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो हम इसमें से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर रूट -1 बाहर करके अयोटा मेंशन कर लेते हैं ऐसे, और आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से ओमेगा प्राइम का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब अब आप बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट में जहां आ रहा था उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अयोटा ओमेगा प्राइम। तो अब आपकी इक्वेशन जरा देखो किस शक्ल में जाने वाली। इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी? तो आप कहोगे Q इज इक्वल टू ई माइनस बीटा टी A1, तो E की पावर अयोटा ओमेगा प्राइम टी आ जाएगा। इसी तरीके से A2 प्लस A2 E माइनस अयोटा ओमेगा प्राइम टी आ जाएगा। आपने उसमें बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्राइम अयोटा ओमेगा प्राइम की सूरत में लगा दी इक्वेशन 4 में। तो वो इक्वेशन 5 बन चुकी है। अब हम जानते हैं कि भाई ई की पावर अयोटा ओमेगा प्राइम टी को हम कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस अयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी, इसी तरह नेगेटिव होगा तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा। वो दोनों वैल्यूज प्लेस की, A1 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। रियल पार्ट इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लो तो इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी आपके पास। तो इक्वेशन नंबर 6 को जब हम लिख पाएंगे तो आप क्या कहोगे कि भाई आपके पास A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा प्राइम टी है, अयोटा A1 माइनस A2 साइन ओमेगा प्राइम टी है। अब Q तो जो आपके लेफ्ट साइड पे वो तो चार्ज है, वो रियल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी रियल होना चाहिए। अब यहाँ पे तो अयोटा वाला फैक्टर आ रहा है, तो हम कहेंगे अगर A1 और A2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, तो A1 प्लस अयोटा बी A2 बराबर आ जाएगा A1 माइनस अयोटा बी। प्लस करेंगे तो 2A आएगा, माइनस करेंगे तो 2 अयोटा बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, योटा योटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस के फैक्टर में आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिख पाओगे? -2b साइन ओमेगा प्राइम टी। अब आप देखो ये सारा रियल फैक्टर बन गया इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप क्या करो कि यहां से जो आपने 2a निकाला है, तो आप कह सकते हो कि cos क्यू नॉट cos फाई है, 2b किसके बराबर है? क्यू नॉट साइन फाई के, वो वैल्यू प्लेस कर दो। क्यू नॉट कॉमन उठा लो तो cos फाई cos ओमेगा प्राइम टी माइनस साइन फाई साइन ओमेगा प्राइम टी, तो ये cos ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब आप देखो इसमें एक फैक्टर अजाफी आ रहा है। जब आपने सादा एलसी ऑसिलेशंस देखी थी तो ई की पावर माइनस बीटा टी वाला फैक्टर वहां पे नहीं था। तो अब हमारे पास जो चार्ज की इक्वेशन आ रही है उसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम जानते हैं बीटा किसके बराबर पड़ा हुआ था? आर ओवर एल, 2 बीटा था तो बीटा बराबर आ जाएगा R/2L के, वो वैल्यू प्लेस कर दी। तो ये वो जनरल सोल्यूशन आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर का, जब ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके? बीटा स्क्वायर के। तो जनाब अब आप जानते हो कि ओमेगा स्क्वायर आपने क्या पढ़ा था? ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पढ़ा था। बीटा की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, वहां पे R/2L आ जाएगा स्क्वायर। तो ये अब आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई डैम्प्ड ऑसिलेटर की। तो आप इससे जानते हैं कि भाई अनडैम्प्ड की तो ओमेगा 1/LC होती है। तो इसका मतलब अगर आप गौर करो यहाँ से, तो ओमेगा प्राइम कम होगी ओमेगा से, यानी कि जब डैम्पिंग हो रही होगी तो आपके पास एनर्जी आहिस्ता कन्वर्ट चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक होगी बात? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा प्राइम है डैम्प्ड ऑसिलेशन की ऑलवेज लेस होगी, यानी वो हमेशा कम होगी किससे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से। तो ये जो रिजल्ट है ये हमें बताते हैं कि भाई हमारा जो चार्ज है वो डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियली, यानी ई की रेस पावर -R/2L टी के, यानी एक्सपोनेंशियली आपके एम्पलीट्यूड में चार्ज में कमी आती जाएगी, जो उसके मोशन में कमी आती जाएगी। अब एनर्जी अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी होगी, क्यू की वैल्यू हम जानते हैं 1/2c को बाहर रखें, क्यू की वैल्यू अभी अभी निकाली है, क्यू नॉट ई माइनस R/2L टी कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव होल फैक्टर का स्केयर आ जाएगा। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं
तो क्यू नॉट का स्केयर बाहर आ जाएगा आपके पास। जब आप ई की पावर का लेंगे तो वो टू टू से कट जाएगा, तो आप लिखोगे ई की पावर माइनस आर एल टी आ जाएगा कॉस स्केयर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव आ जाएगा। तो ये आर बटा टू एल वाला उसके स्केयर से कैंसिल हुआ है, तो ये आपके पास अब याद रखिएगा एनर्जी में आर ओवर एल ही सिर्फ आएगा। तो अब आप एनर्जी को भी जरा गौर करो, तो आप देख सकते हो ये कोसाइन स्केयर की टर्म के प्रोपोर्शनल एक तरह से आ रही है। एम्पलीट्यूड इसमें भी आपके पास क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, कमी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। ठीक होगी बात। अब इस कंसेप्ट से हम एक नई बात देखते हैं, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन हम किसे कहेंगे कि जब आपके पास एलसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और डैम्पिंग स्मॉल है, सर्किट ऑसिलेट कर रहा है अपनी एक फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर एलसी, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। अब हम फोर्स ऑसिलेशन का कंसेप्ट क्या लाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर एक आरएलसी सर्किट में जब हम उसे एक एक्सटर्नल जनरेटर दे देते हैं कि बाहर से एक जनरेटर आ जाए जो हमारे सर्किट को यानी अपने तौर पे ऑसिलेशन उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करे, तो हम कहेंगे वो एक्सटर्नल ऑसिलेटर क्या होगा जनाब, जो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा प्राइम टी है, जो फोर्स्ड ऑसिलेशन फिर बनेगी। तो आपके पास ओमेगा प्राइम जो है वो एक्सटर्नल ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी आएगी जो हमारे सर्किट में ऑसिलेशन पैदा करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। अब आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा की, वो आपके पास वो जरूरी है नहीं है कि वो उसके बराबर हो एक्सटर्नल के, उससे बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपके पास अब जनाब यहां से हमने जो चीजें देखनी है कि अप्लाइड जो ईएमएफ है उसकी वजह से करंट वेरी करेगा, तो आपके पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा। तो अब आप कहोगे कि करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो रिस्पांस है किसका, सर्किट में जो ड्राइविंग ईएमएफ आ रही है। तो आई वर्सेस जो ओमेगा का ग्राफ है वो मैक्सिमम करंट शो करेगा आई नॉट का, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपके पास करंट की पीक आ गई है, तो ओमेगा पे आपके पास मैक्सिमम पीक आ रही है, आई नॉट आ रहा है। ठीक हो गया। कब, जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल ईएमएफ के सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो कैसे मेजर कर सकते हैं, जो ड्राइविंग ईएमएफ का जो रिस्पांस आ रहा है यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और सर्किट की जो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, अगर वो बराबर हो गई तो तब आपके पास मैक्सिमम करंट आना शुरू हो जाएगा सर्किट में। तो अब आपके पास जो आर पीक है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही है, रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आर कम हो जाएगा। तो आर कम होने का मतलब है तभी तो करंट बढ़ा है वहां पे, तो रेजोनेंस कंडीशन पे जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, आपके पास आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये कहने की बात है। तो अब आपके पास की कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे आप रेडियो ट्यून करते हो तो आप क्या करते हो कि आपके रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी है जिसे आप घुमाते हो। अब फजा के अंदर बहुत सारे सिग्नल एफएम सिग्नल है, तो आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी घुमाते घुमाते फिजा में मौजूद किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ उसे मैच करवा देते हो, तो जिससे रेजोनेंस कंडीशन आती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, आप वो चैनल रिसीव करना शुरू कर देते हो। ठीक है। अब इसका मतलब रेडियो में एलसी सर्किट लगा होगा जो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो वो जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो मैच करेगा। अब जिन इलाकों में ढेर सारे एफएम होते हैं यानी आपके एफएम की फ्रीक्वेंसियां काफी ज्यादा होती हैं, वहां पे फिर शार्पनेस हमें चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि अब आप जब ट्यूनिंग करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास वो जब फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो वही चैनल आ पाएगा आपके पास। तो बात समझ आ गई। तो ये इस तरीके से शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समटाइम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जनाब ये आज का अभी टॉपिक जो हमने देखा दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस हमने देखी आरएलसी सीरीज सर्किट में। तो आपके पास अब आपका कंसेप्ट क्या बन रहा है कि एलसी सर्किट में डैम्पिंग तभी आएगी जब रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस के आने से उस सर्किट की जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमने मैथमेटिकल टूल भी बनाए, हमें पता चला एक्सपोनेंशियली डिके आता है आपके पास चार्ज की मोशन में, उसके करंट में या उसके पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इसके लिहाज से
फिर हमने उसमें रेजोनेंस की फ्री ऑसिलेशंस को देखा कि जब आपके पास एक सिस्टम अपनी नेचुरल ऑसिलेशन यानी एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर में जा रही थी, तो उसकी वक्त जो उसकी एनर्जी के शिफ्ट करने की फ्रीक्वेंसी थी दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने ऐसे सर्किट में एक सोर्स लगाया, उस सोर्स ने वहां पे खुद से ऑसिलेशंस पैदा करने की कोशिश की। तो अब अगर वो जो एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स है उसने उतनी ही फ्रीक्वेंसी पैदा की जितनी उसकी अपनी नेचुरल थी, तो ऐसी सूरत में करंट मैक्सिमम आपके सर्किट में आ जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा और आपके पास जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो जनाब ये आज के हमारे टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।